अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। कैसे हैं सर आप? खैरियत की। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू। आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ऑल गुड। सर, आज हमने आपसे इंसानी एहसासात, ह्यूमन इमोशंस में से एक बदसूरत यानी कि अगलीस्ट इमोशन की बात करनी है। वो है जेलसी और एनवी, हसद, बुग्ज और कीना। पहले सबसे तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो दो लफ्ज हैं, हसद और कीना, क्या ये हम माना अल्फाज हैं? इन दोनों में कोई फर्क है? जेलसी और एनवी, आप इन्हीं की बात कर रहे हैं जी ना? सर। यानी एनवी बेसिकली हसद को कहते हैं जी। हमारे यहाँ इस ये एक इन इन दोनों टर्म्स को पूरी तरह से ठीक तरह से समझा नहीं जाता शायद। यानी हम आम तौर पर हसद की ट्रांसलेशन जब करते हैं अपनी रोज़मर्रा जुबान में तो जेलसी कर देते हैं कि इनके अंदर जेलसी है। जेलसी में और एनवी में फ़र्क है। एनवी असल में ये है कि मुझे आपकी आपकी किसी क्वालिटी को देख के अपनी कमी का एहसास हो और मैं आई फील अंदर से मुझे एक बुरी फीलिंग आए इसके नतीजे में। क्योंकि देखें, एनवी अच्छी भी हो सकती है। यानी नेगेटिव साइड पे जाएगी तो एनवी बन जाएगी, पॉजिटिव साइड पे जाएगी तो एडमिरेशन बन जाएगी। यानी जिसको आप कहते हैं ना, उर्दू ज़ुबान में मिसाल के तौर पर एक एक सूरत बन जाएगी जिसको वी कैन से जलन का एहसास हो रहा है। ठीक है जी, दूसरे की सक्सेस पर जलन का एहसास है। और दूसरी जो है वो आई डोंट नो उसको क्या रश्क कह सकते हैं। रश्क किसी के बारे में, तो वो एडमिरेशन है कि मुझे अपनी किसी क्वालिटी से बेहतर क्वालिटी आप में दिखी है और मैं उस पर या तो जलन में मुब्तला हो गया हूँ, एनवी हो जाएगी, या फिर उससे मैं कुछ लेना चाह रहा हूँ, यानी आई वुड लाइक टू डेवलप दिस क्वालिटी इन माई सेल्फ एज वेल। ये एडमिरेशन हो जाएगी। जेलसी ऑन द अदर हैंड इज अ ट्रायंगुलर थिंग। यानी जेलसी में एक ट्रायंगल होता है। यानी जेलसी ये है कि मेरी कोई पोजेशन है, मेरे पास कोई पोजेशन है और वो पोजेशन आपकी तरफ इंटरेस्ट शो करे। ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर, इफ आई एम अ टीचर और मैं अपने अपने स्टूडेंट्स का फेवरेट टीचर हूँ और मेरे सामने आकर तो वो जो स्टूडेंट्स हैं वो आपकी तारीफ करें कि एक नए टीचर आए हैं, वो बड़ी उनके साथ मज़ा आता है क्लास लेने का। तो इससे जो मेरे अंदर चीज़ पैदा होगी वो जेलसी है। यानी जो लोग मेरे साथ थे या मुझे पसंद करते थे, वो अब उनकी पसंद दूसरी तरफ को जा रही है। तो ये दोनों में ये फर्क है जी बेसिकली। यानी जेलसी रिलेट्स टू माय पोजेशंस कि कहीं वो कोई और ले ना जाए। एनवी रिलेट्स टू योर पोजेशंस कि वो मुझे मिल जाएं या मेरे पास होते। अब मेरे पास होते कि दोनों सूरतें हैं, पॉजिटिवली नेगेटिव। मिसाल के तौर पर मैं आपको देखता हूँ कि आप बड़े नेक आदमी हैं और मैं ये रश करता हूँ कि काश मैं भी ऐसा बन जाऊं। तो यहाँ पर एनवी जो है वो एक पॉजिटिव चीज बन जाएगी, मुझे इस चीज में मोटिवेशन दे देगी कि मैंने बेहतर होना है। तो एनवी इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव। एनवी की यानी एनवी की हसद जो है वो जाहिर है कि जब इस जगह पहुंच जाए कि ये डॉक्टर उमर के पास ये है, अल्लाह करे कि ये इसका बेड़ा गर्क हो, ये वाली जो कैफियत है, ये हसद की वो बुरी कैफियत है, एनवी। ठीक है जी। और डॉक्टर उमर के पास ये है, अल्लाह करे मुझे भी ये मिले और मैंने अब मेहनत करके उनसे मदद लेके मैंने भी अपने अंदर ये चीज़ पैदा करनी है। ये है एडमिरेशन। ठीक सर, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसका मतलब हसद अपनी जात में बुरी चीज नहीं है, ये इसका इस्तेमाल है, हम उसको कैसे देखते हैं। राइट। असल में अल्लाह ताला ने जो दुनिया बनाई है, इसमें लोगों को मुख्तलिफ चीज़ों में बरतरी दी है एक दूसरे पर। किसी चीज़ में आपको बढ़ा दिया है, किसी चीज़ में मुझे बढ़ा दिया है। तो हम एक दूसरे के साथ मिलकर वी बिकम बेटर। तो ये जो जज्बा है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि मेरे पास कुछ कम है आपके मुकाबले में, ये असल में मुझे दोनों तरफ लेके जा सकता है। एक तरफ इस तरफ लेके जा सकता है कि आपको भी कम होना चाहिए, और दूसरी तरफ इस तरफ लेके जा सकता है कि मुझे ही बढ़ना चाहिए। तो अगर आप बढ़ सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं, तो आप मैं भी उसके साथ आपके साथ मिलकर आई कैन बिकम बेटर। तो ये वाला एस्पेक्ट है, दोनों तरफ लेके जा सकती है। एब्सोल्युटली राइट।
ठीक, अभी तक आपने जो भी फरमाया इसमें आपने दो लोगों का जिक्र कर रहे हैं, यानी कि कोई और शख्स चाहिए आपको देखने के लिए जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं या compete कर रहे हैं। राइट। तो ये कंपैरिजन और कंपटीशन तो इंसान के अंदर है, तो ये तो बड़ा फितरी सी बात है, हम करेंगे ही करेंगे, और इसमें फिर बहुत ज्यादा चांस है कि आप एनवी या जेलसी की तरफ जाएं। कंपैरिजन हम मतलब किस तरह से है, ये हमारी कंडीशनिंग है। यानी ऐसा नहीं, ऐसा कहना मुश्किल है कि ये हमारी फितरत है। ठीक है जी, यानी हमारी फितरत ये तो है कि हम बेहतर हों, वी शुड डेवलप। लेकिन ये भी क्या फितरत है कि मैं आपसे बेहतर हूँ? यानी ये कोई फितरत है इसमें? या मिसाल के तौर पर ये बात कि यू आर अ बेटर सिंगर देन आई एम, बट आई एम अ बेटर बेटर फॉर इंस्टेंस म्यूजिशियन देन यू आर। तो क्या ये डज इट मेक सेंस कि ऐसा हो सकता है? जिंदगी दुनिया चलनी है तो इसमें वैरायटी ऑफ क्वालिटीज रहनी है। कुछ कुछ चीज़ों में आपने बेहतर होना है, और वो बेहतरी मुझे, अगर मैं उसको ठीक तरह से अपनी ज़िंदगी में लेके आऊँ तो सिनर्जी क्रिएट करेगी मेरी ज़िंदगी में। वो हम 1+1 2 से ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है जी, वी बिकम बेटर। देखिए ये ऐसे ही जिस तरह से अल्लाह ताला ने ये दुनिया में जब कायनात बनाई तो जोड़े जोड़े बनाए। तो जोड़ा जोड़ा बनाने का मतलब ये है कि उनमें डिफरेंसेस हैं जो जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर वो डिफरेंसेस ना होते तो हम कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकते थे। यानी मिसाल के तौर पर यानी अगर डिफरेंसेस नहीं होंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू डेवलप। ये जो आप एक खानदान बनाते हैं, मियाँ बीवी बनते हैं और उसके बाद बच्चे पैदा होते हैं, ये इसलिए पैदा होते हैं कि दे आर डिफरेंट। दे वोंट बी एबल टू बेयर चिल्ड्रन अगर वो एक ही जैसे होते। तो ये जो अनलेस वो फिर अननेचुरल मेथड जो भी यूज करेंगे वो एक और चीज हो जाएगी। आई एम नॉट इवन अवेयर ऑफ दैट, वो आप बेहतर जानते हैं। लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये डिफरेंसेस हैं जो सिनर्जी की तरफ लेके जाते हैं, जो हमारे रिलेशनशिप को सिनर्जाइज करते हैं। सिनर्जी का मतलब ये होता है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस, सिनर्जी ये होती है कि जब दो चीजों को मिलाएं तो उनकी उनके सम से ज्यादा बन जाए। यानी 1+1 जो है वो 2 बनने के बजाय 11 बन जाए। तो जब आप एक एक शौहर और एक बीवी मिलते हैं तो वो दो नहीं रहते, वो उनके मिलने की वजह से एक पूरा खानदान वजूद में आ जाता है, पूरी फैमिली वजूद में दिस इज अ सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप। बिल्कुल ऐसे ही हम अपनी एबिलिटीज में, हम अपने पोजेशंस में, हम अपनी अल्लाह ताला ने जो हमें चीज़ें अपॉर्चुनिटीज और जो एसेट्स और वेल्थ बांटी है और इंटेलिजेंस बांटी है और नज़र बांटी है, ये डिफरेंट है। इसमें मैं और आप मिलकर बेहतर हो सकते हैं। वो जो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है ना, किसी स्कूल के ऊपर लिखा हुआ था ये कि नन ऑफ अस इज बेटर देन ऑल ऑफ अस। राइट। लेकिन इसमें फिर ये एनवी और जेलेसी क्यों आ जाती है? हम क्यों देखते हैं कि यार ये इसके पास क्यों आई ये चीज, व्हाई नॉट मी, मुझे क्यों नहीं मिली? देखिए इसका ताल्लुक असल में हमारी कुछ कंडीशनिंग, कुछ तरबियत से है। बचपन में वालिदैन जो हैं वो अगर आपको कंपैरिजन्स में रखते हैं कि तुमने उसको देखा है वो कैसा है, ये देख। हमारे हमारे स्कूल सिस्टम जो है वो हमें कंपटीशन में रखते हैं कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, और फर्स्ट को ऊपर खड़ा किया जाएगा और सेकंड को नीचे खड़ा किया जाएगा, और एक वो है जो कि 10th भी है। ठीक है ना जी, जो देयर इज नो काउंटिंग फॉर 10th। तो ये जो एस्पेक्ट है इसमें जो हाईलाइट हो रही है, सोसाइटी जिस चीज को वैल्यू कर रही है, मैं ये चाहता हूं कि मैं सोसाइटी या दूसरे मुझे वैल्यू करें, इधर से पैदा होनी शुरू होती है बात। यानी मैं दूसरों की नजर में बेहतर होना चाहता हूं। प्रॉब्लम यहां से पैदा होती है कि मेरा जो फोकस है वो बजाय इसके कि अंदर की तरफ हो कि मैं कैसा हूं, मेरा फोकस बाहर की तरफ होता है कि लोग मुझे कैसा देख रहे हैं। What does my teacher think of me? What does my father think of me? What does my mother think of me? कि मेरा हमसाया मुझे कैसे देख रहा है, लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। तो ये चीजें जो है हमारा फोकस एक्सटर्नल होता है। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जो चीज एक्सटर्नल है, वो जो जिस चीज को आप समझते हैं कि सोसाइटी वैल्यू कर रही है और वो आप में ज्यादा है, तो मेरे अंदर हसद पैदा हो जाएगा। ठीक है जी। मेरा जो फोकस है वो कंपैरेटिव है, वो वो एक्सटर्नल है, वो असल में उस चीज में है कि सोसाइटी की वैल्यूज क्या है। ये हमें बचपन से सिखाया जाता है
कि तुम इस तरह नहीं करो, देखो लोग क्या करेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, इस तरह की चीजें जो हैं वो कर रही है। वी रेयरली डेवलप अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग विद इन आवर सेल्व्स टिल अ वेरी लेटेस्ट स्टेज। इसका मतलब ये हमारी सोसाइटी सिखा रही होती है कि रिकग्निशन की एक अलग से वैल्यू है। राइट, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ये सिखाती है। यानी आप जिस वक्त एडमिरेशन से, अपने बच्चे आपकी गाड़ी में बैठे हैं और एडमिरेशन से किसी को देखते हैं और कहते हैं कि यार क्या ज़बरदस्त घर बनाया है इसने, यू नो हम जनरली, या उसके बच्चे देखो कितने कितने लायक हैं, यू नो हमारे पास लियाकत का कोई क्राइटेरियन नहीं है सिवाय इसके कि वो बच्चा स्कूल में क्या पोजीशन ले रहा है। और वो एक टोटली टोटली गलत क्राइटेरियन है, मैं आपसे अर्ज करूँ। एजुकेशन के अंदर जो क्राइटेरियन इस वक्त यूज हो रहा है, जो कि सोसाइटी में सरायत करता जा रहा है। मैंने कई लोगों को, बड़े इंटेलिजेंट लोगों को ये सुना है कहते हुए कि वो बड़ा ब्रिलियंट बच्चा है। कैसे पता है ब्रिलियंट बच्चा है? ऐसे पता है कि वो, उसकी स्कूल में पोजीशन आती है, मेमोरी शार्प है। वो उसकी मेमोरी शार्प है, उसकी पोजीशन आती है, वो टेस्ट में बड़े अच्छे, ए ग्रेडर है। तो ये मसाइल हैं हमारे हमारे पास, ये इसको कहते हैं सरोगेट क्राइटेरिया। यानी हमने सरोगेट स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं। इंटेलिजेंस जज करने के हमारे पास कोई और म्यार नहीं है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा जो है पूरी एंगेजमेंट के साथ एक काम करता है और आपको एक महल बना के दिखाता है, यानी ड्राइंग में। तो लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए वो बच्चा अपने स्टैंडर्ड पे खूबसूरत चीज बना रहा है ना। आपने जो बचपन में तस्वीरें बनाई हैं और अगर आज आप आर्टिस्ट बन गए हैं, तो जो आज बना रहे हैं उनके स्टैंडर्ड में जमीन आसमान का फर्क है। दैट विल नेवर बी कंसिडर्ड एज एज अ यूनिक पिक्चर। लेकिन वो उसके नतीजे में इधर तक पहुंचा है। तो हम क्या देख रहे होते हैं कि व्हाट इज बीइंग वैल्यूड आउटसाइड। चाहे इसको मतलब इसको इस तरह हम कह सकते हैं कि जो शख्स हसद या कीना के मर्ज में मुब्तला हो रहा है, तो उसको अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी वैल्यू का नहीं एहसास, उसकी एक सेल्फ लो स्टीम है, एब्सोल्युटली कम है। राइट। जी, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। यानी वो उसकी जो सेल्फ एस्टीम या सेल्फ वर्थ है वो अनस्टेबल है। यानी नॉट नेसेसरली लो, बल्कि अनस्टेबल है, अनरियल है। मिसाल के तौर पर, इसी व्हेन व्हेन आई एम सिटिंग विद पीपल जिनसे बेहतर हूं मैं अपने माली हालात में या अपनी अपनी बोल चाल में, तो उधर मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, उधर मेरी सेल्फ वर्थ बड़ी हाई हो जाएगी। और अचानक उस्ताद गिरामी आ गए हैं मेरे और अब मुझे कुछ बोलने का हौसला नहीं रहा, उधर मेरी सेल्फ वर्थ लो हो जाएगी। पीपल हैव स्टार्टेड डाइवर्टिंग देयर अटेंशन। ठीक है जी। यानी देखिए कई जगह पे ये भी हो जाता है कि मैं किसी से एनवियस होता हूँ और उससे जेलस भी इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि जिससे मैं एनवी एनवी कर रहा हूँ जिस चीज को, वो दूसरे भी रिकग्नाइज कर रहे हैं। मेरे सामने मेरे मद्दाह जो हैं, वो जिस वक्त साजिद साहब को रिकग्नाइज करने लग पड़े हैं और ये कहें कि साजिद साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, और मेरे अंदर ये सवाल पैदा हो जाए कि यार ये तो मेरे हाथ से निकल रही है। तो जिधर मैं एनवी कर रहा हूँ साजिद साहब को, उधर वो भी क्योंकि कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, तो इसलिए मेरे अंदर जेलसी भी पैदा हो रही है। दिस इज अ सर्कल जिसके अंदर बेसिकली, इसमें कोई शक नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। यानी बजाय इसके कि मैं ये समझूं कि हमारी अपनी अपनी वैल्यूज हैं, हमारे अपने अपने अल्लाह ताला के दिए हुए सलाहियतें हैं, और जो उनकी है वो मेरे पास नहीं है, और जो मेरी है मेरे पास नहीं है, मैं उनसे सीख सकता हूँ। इसके नतीजे में मैं बेहतर हो जाऊंगा, बजाय इसके कि मैं ये महसूस करूं कि यार मुझे अपना एक ग्रुप बनाना है और उसके नतीजे में मुझे उसमें बादशाह बनना है, और उसके नतीजे में मेरी कोई वर्थ बनेगी। ये मैंने अपना डिस्टॉर्टेड सेल्फ इमेज बनाया हुआ है, एक डिस्टॉर्टेड सेल्फ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ है, जिसने टूटना ही टूटना है। असल में ये समझ लें कि जब भी आपकी सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ अपनी इस चीज पर होगी कि मैं कैसा हूं या मेरे पास क्या है, तो लाजिमन आपको ऐसे लोग पेश आ जाएंगे जिनके पास आपसे वो ज्यादा होगा, और उधर आपकी सेल्फ वर्थ ड्विंडल कर जाएगी। ठीक, यानी कि हासिद के पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं, यानी कि वो दूसरे को देखे और वो इम्प्रूव करे, और दूसरा ये होता है कि जिसमें ज्यादातर सारे ही मुब्तला हो जाते हैं, वो होता है कि वो भी ये चाहने लग पड़ते हैं यार ये भी जरा गिरे, इसकी लाइफ में भी कुछ मुश्किलात हाँ। आए। राइट, राइट। और इसकी लेग पुलिंग हो। लाइक मतलब एक आदमी जो है बहुत जबरदस्त, गाड़ी उसकी खूबसूरत, घर उसका खूबसूरत, तो मैं कोशिश करूंगा इसमें कोई अखलाकी बुराई निकाल दूं। अच्छा, एक आदमी बहुत अखलाकी तौर पे बड़ा अच्छा है, मैं कोशिश करूंगा कि यार इसको कुछ इसका कीड़ा भी निकलना चाहिए ना।
प्रॉब्लम पैदा होनी चाहिए। जब मेरे अंदर ये हसद होता है, जब मेरे अंदर एनवी होती है, तो ये प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं मेरे अंदर। यानी दिस इज वेयर आई स्टार्ट गोइंग आउट ऑफ दैट, दैट स्ट्रेट पाथ जिसको आप कहेंगे, अखलाकी तरक्की के पाथ से हट जाता हूं मैं। तो इसमें इस चीज को जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझनी है, मेरा ख्याल है, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरे ख्याल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझनी है, वो ये कि जो हसद है ना, हम जो कुरान मजीद ने पहला वाक्य बयान किया इंसान का, जिसमें आदम और इब्लीस का वाक्य है, वो बेसिकली हसद है। ठीक है, यानी खुदा ने इसको क्यों दे दिया ये मकाम। ठीक है? ये भी हो सकता है कि उसमें जेलसी भी इन्वॉल्व हो। यानी आई एम नॉट सेइंग कि है या नहीं है, मैं कह सकता हूँ कि इट इज पॉसिबल कि आई डिजर्व्ड इट, आई शुड हैव गॉटन इट। दुनिया में डिजर्विंग की बेसिस पे चीजें नहीं मिल रही हैं। इसको अगर आप समझ लें, इसको अगर आप जान लें कि जिसको जो मिल रहा है असल में वो उसकी आजमाइश के लिए दिया गया है, उसको उसमें आजमाया जा रहा है। अगर आपके पास वो चीज कम है, तो ये याद रखिए कि आपकी आजमाइश कम है। ये आपके लिए एक प्रिविलेज भी हो सकता है, आपके लिए बचाव का सामान हो सकता है। अल्लाह ताला ने जिसको जो दिया है, जिसके ऊपर जो आजमाइश डाली है, वो उसके लिहाज से डाली है कि कितने वो बेयर कर सकता है। देयरफॉर डोंट, आपने अगर तो वो पैराडाइम आपका दुनिया तक ही रह गया, तो फिर तो ये जो चीज है कि आपके पास ज्यादा है और मोइज के पास कम है, इससे मैं सारी जिंदगी अफसुर्दगी में गुजार दूंगा। लेकिन अगर मुझे ये पता है कि मेरी जिंदगी तो असल में शुरू होनी है इस टेस्ट के टीजर के बाद, इस टीजर को खत्म होने देते हैं, एंड देन देखते हैं कि फिर क्या होगा, क्योंकि वहां पर जो कुछ मिलना है वो खुदा की बांट नहीं होगी, वो खुदा की बड़ी मेहरबाना, खुदा का बड़ा मेहरबाना अदल होगा। वहां पर आपको वो मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है? उससे ज्यादा हो सकता है अल्लाह की रहमत से मिल जाए, यानी वहां पर वो नहीं मिलेगा जो आप डिजर्व नहीं करते। ये ज़हन में रखना है। इसका मतलब अगर हसद में कोई मुब्तला है तो उसको ये सारी जो दीन जो वर्ल्ड व्यू देता है, दुनिया को देखने का एक नुक्ता नज़र देता है कि ये अदल के असूल पे नहीं बने, इम्तिहान के असूल पे बने, ये इसको वो समझ ही नहीं पाया, तो इसको भी दोबारा रिव्यू करने की ज़रूरत है ये। एब्सोल्युटली, मैं तो बिल्कुल इसको समझता हूँ जी कि हमारे यहाँ अक्सर औकात मजहब चूंकि शुरू ही एक्शन से होता है, मजहबी जिंदगी अक्सर असल में एक्शंस का नाम है, वो अंडरस्टैंडिंग का नाम नहीं है। इसको आमतौर पर नहीं प्रचार किया जाता। हम बच्चों को जो जिधर से मजहबी जिंदगी का आगाज करते हैं वो एक्शन ओरिएंटेड है। तुम ये करो, तुम ये करो, तुम इस तरह किया करो, तुम उस तरह किया करो। मिसाल के तौर पर एक बड़ी छोटी सी चीज है, आप सलाम करवाना सिखाते हैं। ये बात कि आप घर में सलाम कर रहे हैं, बच्चे ने उस घर में बड़े होना है। लेट्स से आप एक घर में पैदा हुए हैं जिसमें गुड मॉर्निंग कहा जाता है, तो आप अस्सलाम वालेकुम तो नहीं कहना शुरू कर देंगे उसमें। यानी जब व्हेन यू ग्रो ओल्ड यू विल ऑल्सो से गुड मॉर्निंग। आपने कल्चर से, अपने घर के कल्चर से ये वैल्यू ले ली है। इसी तरह से सलाम, लेकिन हम बच्चों को कहते हैं सलाम करो, वी टीच देम टू से सलाम। ठीक है जी, जब हम टीच करते हैं तो वी आर नॉट टीचिंग देम व्हाई टू से सलाम। इसका नतीजा ये निकलता है कि वो महज अमल होता है कि जो हम दे रहे हो, नमाज पढ़ो, ये करो, मतलब इस तरह किया करो, इस तरह किया करो। वी डोंट टॉक टू देम अबाउट कि क्यों ऐसे किया करो। अच्छा, जो ज्यादा से ज्यादा हम वजह बताते हैं वो ये कि अल्लाह मियां नाराज हो जाएगा। अल्लाह मियां नाराज है, मतलब मुझे बचपन में ये, वेरी ऑनेस्टली मेरा ख्याल है कि ये मैं कोई अनयूजुअल बच्चा नहीं था। यानी आई वॉज नॉर्मल चाइल्ड, आई थिंक आई वॉज अ नॉर्मल चाइल्ड, कि जिसको जब ये बार बार सुनने को मिला और गलतियां भी हो रही थी जिंदगी में, आप गलतियां भी कर रहे होते हैं, तो अल्लाह मियां नाराज हो जाएगा। अच्छा, झूठ भी बोल देते हैं कई दफा। तो पता ही चला कि कोई नाराज नाराज नहीं होता अल्लाह मियां, वो सब कुछ मिल रहा है जो कल मिल रहा था, और कई दफा इनाम भी मिल जाता है। ठीक है ना जी, यानी वालदा के साथ झूठ बोल दिया किसी चीज पे और वो बड़ी खुश हुई कि अच्छा तुमने ऐसा किया है, तो चलो तोहफा ले लो, ये तुम्हें, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ठीक है जी, तो पता ये चला कि नहीं, इट्स नॉट, इट्स द अदर वे राउंड। यू हैव टू बी टैक्टफुल। बेसिकली मसला ये है कि हमारे यहाँ मजहब चूंकि आता ही इधर से है कि कुछ अमल की चीजें हैं, चुनाचे ये अंदर के एटीट्यूड से ये चेंज ही नहीं हुए होते। ये इनकी लाजमी जरूरत है कि इनको ठीक किया जाए, लाजमी जरूरत है। राइट। और सर ये जो अभी आपने एग्जांपल दी थी हाबील और काबिल की, इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि इस तरह के जज्बात बड़े क्लोज रिलेशनशिप्स में ज्यादा नजर आते हैं।
हम उनसे ज्यादा एसोसिएट भी कर सकते हैं ना कि ये कैसा है, कैसे कैसे काम करता है, मतलब मैंने इतना किया, इसने इतना किया, फिर भी इसका कबूल हो गया, लेट्स से। तो ये सिचुएशन गड़बड़ है ना। नहीं, मैंने मिसाल दी थी जी इब्लीस, आदम और इब्लीस की। मैंने ओके। मिसाल दी थी आदम और इब्लीस की, यानी जिसमें कि इब्लीस का सजदा करने से इनकार जो है, वो असल में क्लियरली बता रहा है कि मैं बेहतर हूं, मतलब हाउ कैन यू गिव हिम दिस प्रिविलेज, तुमने ये क्यों दिया है इसको। आपको जरा थोड़ी देर के लिए गौर कीजिएगा, दफ्तरी जिंदगी में, घर की जिंदगी में कई दफा ये फीलिंग पैदा होगी, कई दफा। ठीक है, और हम इसको बिल्कुल फरामोश कर जाते हैं कि ये इब्लीसी फीलिंग है, कि ये आपको कई दफा फीलिंग पैदा होगी कि इसको क्यों तरक्की मिली है, मुझे मिलनी चाहिए थी। ठीक है, अब जब कभी पैदा हो तो याद रखें कि ये चीज है जिसने इब्लीस को इब्लीस बनाया। अल्लाह ताला की बांट है, एक उसने क्लियरली कर दी, एक वो आपके बॉस के बेइंसाफी की वजह से करवा देता है। ये खुदा की बांट हो जाती है। आपका बॉस जिम्मेदार है, ही विल बी आंसरेबल अगर उसने गलत काम किया, अगर उसने बेइंसाफी की है। बट उसकी बेइंसाफी के जरिए से जो पोजीशंस आपको मिलती हैं, जो सिचुएशंस आपको मिलती हैं, वो खुदा के फैसले को समझ के उनको कबूल करें, खुश दिली से कबूल। डोंट गेट इनटू एनवी, डोंट गेट इनटू जेलसी। ये तो मेरी चीज थी, नहीं, कोई चीज आपकी नहीं है। जो मिली है खुदा की तरफ से, वो भी आजमाइश है। और जो नहीं मिल रही और जो मिल के छिन गई है, उसके बारे में भी फिर पीछे मुड़ के ना देखें, आगे चलें, जिंदगी गुजारें, खुशी खुशी गुजारें। वाई गेट इन टू दिस ट्रैप। ये इब्लीस वाली पॉइंट बड़ा सर इम्पोर्टेंट था, बड़ा यूनिक था कि इस पर्सपेक्टिव से भी इंसान सोचे कि यार ये वो वाला काम कर रहा हूं मैं। हाँ, ये एग्जैक्टली वो वाला काम कर रहा हूं मैं, कि मैं असल में खुदा ने एक फैसला किया। ये नहीं कहा कि मैंने आदम बनाया और वो चूंकि तुमसे बेहतर है इसलिए उसको सजदा करो, नहीं। मैंने मिट्टी का बनाया है, मिट्टी से बनाया है, और मेरा हुक्म है ये तुम्हारी आजमाइश है, ये आदम के लिए नहीं, ये आदम की बड़ाई नहीं है, आदम की आजमा ये तुम्हारी, इब्लीस की, ये फरिश्तों की आजमाइश मैं कर रहा हूं। झुक जाओ इसके आगे। तो झुक गए, तो फरिश्ते झुक गए। इब्लीस ने कहा कि मैं क्यों झुक जाऊं, बोले, मेरा फैसला है इसलिए झुक जाओ। कहता नहीं, मैं इससे बेहतर हूं, मैं नहीं झुकूंगा। ये देखिए, ये कई दफा जिंदगी में मुझे पेश आया हुआ है ये, ऑनेस्टली मुझे पेश आया हुआ है ये। यार ये किस तरह की बात है, अल्लाह ताला ने इनको क्यों दिया हुआ है। खुदा का फैसला है ये, खुदा का फैसला, वो चाहता है कि मैं इसमें आजमाया जाऊं जो मुझे मिला है, और वो उसमें आया आजमाया जाए जो उससे मिला है। ताउन करें। Feel sorry for him sometimes when somebody gets a promotion and he's made a boss on you, he is now responsible for so many other things which you are not. मसला असल में क्या है, जिंदगी को जब आप इधर तक ही देख रहे होंगे ना, तो मसला बन जाएगा। क्योंकि ये जिंदगी तो बेइंसाफी पर मबनी है, यानी इसके बाद आपको जिंदगी टोटली बेइंसाफ नजर आएगी, टोटली। इसमें आपको कोई होप नहीं नजर आएगी। मजहब असल में पैदा ही इधर से होता है। ये जिंदगी इनकम्प्लीट है, ये जिंदगी नामुकम्मल है, ये इसमें कोई क्लोजर्स नहीं है। इसको गौर से देख लो, आखिरत में क्लोजर्स आने हैं, उसके लिए तैयारी कर लो। तुम इधर ही क्लोजर्स चाहते हो, इधर ही सड़ जाते हो, इधर ही जलन का शिकार हो जाते हो, इधर ही रश्क करते रह जाते हो, और पता ये चलता है कि ये तो असल में उसकी भी चली गई, तुम्हारी भी चली गई। एनवीएस हो रहे हो, पता नहीं वो बेचारा किस किस के बारे में रश्क कर रहा है। और इससे फिर ये कहना बचाव होगा कि एनवी इज प्रोजनी ऑफ एरोगेंस की जो हसद और कीना का जो एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं तकब्बुर से ही टूटा हुआ है। अच्छा, वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट जी, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। यानी ये बात कि मुझे मिलना चाहिए था, ये इधर से पैदा हो रही है ना, मुझे क्यों मिलना चाहिए था भाई, हुए माए। यानी वो इसीलिए देखिए, जब ये सारी बात हुई है तो क्या कहा है कि तुम्हारे लिए जेबा नहीं कि तुम यहाँ पे बड़े बनो, दफा हो जाओ यहाँ से, गेट आउट ऑफ हियर। ठीक है, इब्लीस को ये कहा है ना अल्लाह ताला ने कि तुम्हारे लिए कोई बिल्कुल हरगिज, इट इज नॉट एट ऑल बिफिटिंग फॉर यू टू थिंक बिग ऑफ योर सेल्फ। क्या समझते हो तुम अपने आप को। जिस वक्त लोगों ने कहा कि हम तो तब मानेंगे जब हमारे ऊपर वही उतरे, तो यही बात की उस वक्त। ये खुदा के फैसले हैं किस पे वही देनी है, किसको नहीं देनी है। तुम क्या बकवास कर रहे हो कि मेरे ऊपर उतरे, तुम अपने आप को समझते क्या हो। ठीक है, तकब्बुर करते हो इस तरह से। एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री विद यू, आपकी बहुत खूबसूरत बात है ये, कि ये दिस एक्चुअली
एमिनेट्स फ्रॉम द पॉइंट कि मैं अपने आप को बड़ा समझता हूँ। तो ये मखलूकात में सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कहाँ से आ जाती है कि भाई मैं क्यों, मुझे क्यों नहीं मिला? ये हमारे अंदर असल मौजूद में होता है। जो जो हमारी बचपन की तरबियत होती है ना, देखिए उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हम जो कहानियां पढ़ते हैं, हम जो मूवीज देखते हैं, हम जो ड्रामे देखते हैं, ये जो जिसको देख के हम पलते बढ़ते हैं, वो मिसाल के तौर पर हम जो वो जो है द बॉय हु क्राइड वुल्फ, झूठ पकड़ा जाएगा और उसका नुकसान हो जाएगा और अल्टीमेटली मारा जाएगा। हम कहानी देखते हैं तो किसी कहानी में भी हम ये नहीं देखते हैं कि वो जो अच्छा किरदार है, जो मॉरली अपराइट है, जिसको हम हीरो कहते हैं, वो अल्टीमेटली उसका बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है, वी थिंक दैट इफ वी आर डूइंग द राइट थिंग्स, इफ वी आर मूविंग इन द राइट वे, तो हमें मिल जाना चाहिए। और इस दुनिया में ये क्लोजर नहीं है, असल में नहीं है। वो जो 3 घंटे की मूवी में क्लोजर है, वो दुनिया में नहीं है। ठीक है, यही तो असल में दुनिया का खला है, असल में ये है खला। यानी इस दुनिया में आपकी मेहनत ने पूरा नहीं होना। आपको मेहनत करते करते हो सकता है फौत हो जाए, आपकी अगले जनरेशन को फल मिले। इट इज क्वाइट पॉसिबल। ठीक है जी। और कई दफा हो सकता है उनको भी ना मिले, उसको मिले जिसने कोई मेहनत की ही नहीं। इसलिए कि वो तो बांट है। फल किसकी जमीन पे लगना है, ये खुदा की बांट है। ये वही बांट है जो इब्लीस को कहा कि सजदा करो आदम को। ठीक है, यानी इस बांट के ऊपर जिस तरह मैं अपने अपने दिल में ये चीज पैदा कर देता हूँ कि यानी इट आई डिजर्व्ड इट। व्हाट डू यू मीन, हु इज द डिसाइडर? ये दुनिया, सबसे पहली बात तो ये कि आप डिसाइड करने वाले कौन है। आपको क्या पता है कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया, नंबर एक। नंबर दो ये कि ये दुनिया डिजर्विंग के उसूल पे बनी नहीं हुई। ये दुनिया आजमाइश के उसूल पे बांट है खुदा की। और अगर आप उस आजमाइश के उसूल पे बांट को हतमी समझ रहे हैं तो टोटली बेइंसाफ है, टोटली। लेकिन अगर आजमाइश समझ रहे हैं उसको, तो आजमाइश में तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होना चाहिए। यानी किसी को दे के आजमाया गया है, उसी को फिर लेके भी आजमाया जाता है। सब कुछ हो रहा है ये। राइट। सर, ये अभी आपने कुछ देर पहले बॉस वाली एग्जांपल दी थी कि बॉस को एक जिम्मेदारी मिल गई तो उसकी बहुत सी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं, हम ये नहीं देखते। तो इसमें हम, आप अगर आप सोशल मीडिया पे भी आजकल देखें तो हर कोई अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हात को पोस्ट कर रहा होता है। तो दूसरे जेलस हो रहे होते हैं ये सोचे बगैर कि यार उसकी जिंदगी में और भी बहुत कुछ चल रहा होगा, हमें इस पूरी पिक्चर नहीं है हमारे सामने, सिर्फ एक राइट, कुछ है। राइट, एब्सोल्युटली। पोर्शन है ना जी। हम, यानी जाहिर है कि मैं अभी आपके ये प्रोग्राम की तैयारी के लिए मैंने ये कोट शोट पहन लिया। मैं कुछ बाल चाल ठीक कर लिए, और उसके बाद बैठ गया। तो अब लोगों का अगर ये ख्याल है कि जब मैं सो के उठता हूँ तो ऐसे ही होता हूँ तो ये दिस इज अनरियल। बाल बिखरे हुए होते हैं, सब कुछ होता है और भूत बना हुआ होता हूँ। सो दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। यानी और मैं जिस वक्त उठता हूँ तो मेरे मुंह में बू होती है, ब्रश करना पड़ता है मुझे। यानी हम अपने हीरोज को, अपनी हीरोइंस को, जो जो और फिर अपनी प्रोजेक्शंस को सर थोड़ी देर के लिए गौर करके देखें ना। ये जो आपको खूबसूरत खूबसूरत और शानदार और जबरदस्त किस्म के चेहरे नजर आ रहे होते हैं, ये असल में तो पूरे पूरे इंसान हैं। यानी उतनी मोहताजियों के साथ जी रहे हैं ये वो अपनी अपनी जिंदगियों में, जितनी मोहताजियों के साथ मैं और आप जी रहे हैं। यानी वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर एनवायरनमेंट टू सपोर्ट आवर लाइफ एट एवरी गिवन मोमेंट। और फिर मैं ये समझूं कि यार ये, और हर बंदा इस वक्त जिंदगी में आजमाइश से गुजर रहा है। यानी जब आप इसको समझ लेते हैं तो यू कैन फिल इन द ब्लैंक्स वेरी इजीली। लेकिन अगर आप इसको भूल जाए तो फिर आपको लगता है कि इस दुनिया में बाज लोगों को अल्लाह ताला ने जन्नत दे दी है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जन्नत इसके बाद है। यानी वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि मुसलमान ये समझता तो है कि उसको जन्नत मिल जाएगी दुनिया में, इस दुनिया के मरने के बाद, लेकिन मरना फिर भी नहीं चाहता। कितनी अजीब बात है दैट वी बिलीव, टोटली बिलीव दैट। मैं बहुत सारे मुसलमानों को तो वाकई ये समझ देखा है मैंने कि वो वाकई ये मानते हैं कि मुसलमान जन्नत में जाएंगे। मुसलमान सारे ही जन्नत में जाएंगे और सिर्फ मुसलमान ही जाएंगे, लेकिन मरना नहीं चाहते। नहीं यार, अभी थोड़ा और जी ले, मरने की बात भी नहीं करना चाहते। यू नो और जब भी मरने की बात करते हैं तो सिर्फ उन लोगों की बात करते हैं जो पीछे रह जाएंगे। उसकी कोई बात ही नहीं करता कि जो जाने वाला है।
उसका उसकी जिंदगी अब शुरू हो गई। हम लोग तो अभी भी इस ट्रायल से गुजर रहे हैं ना, एक प्रोबेशन से गुजर रहे हैं। उसकी जिंदगी शुरू हो गई। अल्लाह करे उसकी जिंदगी बेहतर हो, क्योंकि अब जो हुई वो डिजर्विंग की बेसिस पे होनी है। तो ये और ये इसमें जो पूरे का पूरा पैराडाइम है, अगर आप समझ लें, इस पूरे के पूरे पैराडाइम में हमारी जब तक कि ये जो कॉन्वर्सेशंस हम कर रहे हैं, ये जो बातचीत हम कर रहे हैं, ये जब तक हम इसको एक नॉर्मल इशू नहीं बनाएंगे कि वी हैव टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स एंड वी शुड रिमेंबर दीज थिंग्स, तो हम ऑटोमेटिकली, दुनिया इतनी अट्रैक्टिव है, कुरान मजीद में कहा है कि दुनिया में हमने अट्रैक्शन रखी है इसलिए ताकि तुम्हें आजमाया जाए। ठीक है। सूरह कहफ की आयत है कि हमने इसमें एक जीनत डाली है, खूबसूरती डाली है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, लियब्लुवकुम। ठीक है ना। ये जो एस्पेक्ट है इसको सामने रखें, लेकिन उस सारी की सारी चीजों को सामने रख लीजिए तो ये पता ये चलता है कि सब कुछ भी मिल गया तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा। देयरफॉर इट इज नॉट, वो जो कुरान मजीद ने कहा है ना कि लाहबुम वल लाइब है, यानी वो खेल तमाशा ही है। कर लो जितना करना है, आज कर लो, मुकाबले कर लो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिशें कर लो। किसका घर बड़ा है, किसकी गाड़ी अच्छी है, किसकी 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 नात सतवी है, किसकी आंखें खूबसूरत है, ये सब कुछ कर लो। ये सब कुछ ही आजमाइश की जगह है, ये सब कुछ इधर रह जाएगा। एवरीथिंग विल बी लेफ्ट हियर। और तुम्हें पता ही चलेगा कि खाली हाथ चले गए हो यहाँ से, आफ्टर हैविंग वर्कड सो हार्ड टू अर्न द वर्ल्ड, right at the time where you thought that now things are in control, पता ये चला कि अब तो जाने का टाइम आ गया और कुछ भी साथ नहीं लेके जा सकता। ये है ना जो हकीकत है जिंदगी की। और ये भी कि हम किस चीज के बारे में किसी से हसद कर रहे हैं, ये बहुत हद तक बताता है कि हम हमारी जिंदगी में प्रायोरिटीज क्या हैं, हम किस चीज को कितनी अहमियत देते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हमारी प्रायोरिटीज बताता है, हमारी वर्थ की सोर्सेज बताता है, सेल्फ वर्थ की सोर्सेज। यानी मैं एक आदमी के साथ बैठ के इसलिए कम महसूस करता हूं क्योंकि उसकी गाड़ी बेहतर है, या मैं अपनी गाड़ी निकालता नहीं हूं इसलिए क्योंकि मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है। तो ये बता रहा है ना कि मेरी सेल्फ वर्थ किस में है। इससे इससे बुलंद होने की जरूरत है। आपकी सेल्फ वर्थ खुदा के साथ आपके ताल्लुक में है। आपकी सेल्फ वर्थ इसमें है कि आपके प्रिंसिपल कितने स्ट्रांग, वो आपको स्ट्रांग कर देंगे, यकीन करें आप। यानी द डे स्टार्ट गेटिंग गेटिंग योर स्ट्रेंथ फ्रॉम योर प्रिंसिपल्स, ये चीजें इंपॉर्टेंस की नहीं रहती फिर। लोग क्या कहेंगे, कहेंगे जो कहेंगे, मुझे तो नहीं पता क्या कहेंगे। राइट सर, अब प्रैक्टिकल नौयत का एक सवाल इसमें पूछना चाहूंगा कि जो मोस्टली अगर देखा जाता है कि जेलसी और एनवी एक तो क्लोज रिलेशंस में सामने आती है, और दूसरी जहाँ पे वर्क ऑफिस होते हैं हमारे, जहाँ वर्क प्लेसेस हैं वहाँ पे ये सामना होता है। तो उसमें जो लेग पुलिंग हो रही होती है, जेलसी हो रही होती है, और अक्सर पॉइंट स्कोरिंग हो रही होती है, इस सारी सिचुएशन में किस तरह एक इंसान को रहना चाहिए और सारी सिचुएशन को कैसे टैकल करना चाहिए। मेरे ख्याल है सबसे पहली बात तो यही है जी कि अपने आप को ये कॉन्टिन्यूसली याद कराते रहें, कॉन्टिन्यूसली, एवरी डे, एवरी 5 टाइम्स अ डे और इवन मोर, ये याद कराते रहें कि ये जिंदगी की जो डिवीजन है ये अल्लाह की तरफ से हुई हुई है, नंबर एक। और ये आजमाइश के उसूल पे हुई है, ये डिजर्विंग के उसूल पे नहीं हुई हुई, नंबर दो। मेरे पास जो कुछ है मैं वो भी डिजर्व नहीं करता, नंबर तीन। और मुझे ये सब कुछ छोड़ के जाना है यहाँ से, और वहां पर जिधर जाना है उधर ये सब कुछ मुझे अपनी डिजर्विंग की प्रिंसिपल पर मिलना है। वो बांट नहीं होगी सिर्फ, उधर मामलात को तोल के दिया जाएगा। उधर के लिए मैं क्या जमा कर रहा हूँ, यानी ये दुनिया मुझे इसलिए गुजारनी है कि मैं आखिरत कमा लूं। अगर तो ये मसला है, तो फिर ये दुनिया से ज्यादा कीमती चीज और कोई है ही नहीं। ठीक है, बिकॉज दिस इज द ओनली पाथ टू सक्सेस इन द हियर आफ्टर। और अगर ये दुनिया मैंने इसलिए कमानी है कि मेरा जरा नाम हो जाए, तो फिर हो के भी कुछ नहीं होना। यानी यूं समझ लें कि आई हैव लेट अस बी एब्सोल्युटली कंटेंटेड, इस पर पूरा इत्मीनान कर लें कि अगर अल्लाह ताला की ये मर्जी है कि मैं उन लोगों में शामिल हो जाऊं कि जो जिनका खून बुनियादों में शामिल हो जाता है किसी चीज़ के, जो नज़र भी नहीं आ रहे होते, जिनका नाम भी नहीं लिखा जाता, तो हो जाऊं। खुदा इसको फरामोश नहीं होने देगा। मेरा मसला जिस वक्त उस तरफ डायरेक्ट होगा तो मैं इन प्रॉब्लम से निकलता हूं।
as a psychologist I can tell you that they can very, I'm not a psychologist, not, मतलब एक नफ्सियात के एक स्टूडेंट की हैसियत से मैं ये बता सकता हूँ आपको कि मिसाल के तौर पे ये कर लें या ये कर लें या ये एक्सरसाइज कर लें या बी थैंकफुल ग्रेटिट्यूड जर्नल बना लें, ये सब कुछ। अच्छा, और ये चीज़ें, यू नो इसको इसको थोड़ा सा रीफ्रेम कर लें। इफ यू फील जेलस टुवर्ड समबडी, थिंक अबाउट इट कि उसने ये जैसे हासिल किया है, वो अगर आपको भी हासिल करना हो तो व्हाट एफर्ट विल यू पुट इन। ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, यानी मैं इनको कम नहीं समझता हूँ। यानी एवरी नेगेटिव इमोशन हैज अ पॉजिटिव रीजन, ये भी ध्यान में रखें। यानी अगर मुझे किसी चीज से एनवी हो रही है, तो एक तो है ना जो सोसाइटी से मुझे मिला है कि ये मैंने वैल्यूज हैं, मैंने उनको बगैर कुछ सोचे समझे अडॉप्ट कर दिया। लेकिन ये भी मसला है जिसको मैं एडमरेशन कह रहा हूँ, कि कई चीज़ें अच्छी मिल सकती हैं, दूसरों को देख के पता चलता है कि यार ये तो बहुत बेहतर इंसान है मेरे से, ये सच बोलता है, अपना नुकसान उठा लेता है, मैं भी ऐसा बनने की कोशिश करता हूँ। ये उसकी पॉजिटिव रिफ्रेमिंग है। ठीक है, हर नेगेटिव इमोशन एक पॉजिटिव। गिल्ट गिल्ट जैसी इमोशन जो है वो इसलिए आपके अंदर, ताकि आप अपनी गलती को रिकग्नाइज करके दुरुस्त करें। अगर आप नहीं कर रहे दुरुस्त, तो वो गिल्ट में आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएगा। ये करके देख लें। यानी किसी एक चीज के बारे में अगर आपके अंदर गिल्ट पैदा होता है और आप उसके बारे में एहतियात शुरू कर देते हैं, तो वो गिल्ट कायम रहता है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं यार ठीक है कोई बात नहीं, चलने दो, तो वो गिल्ट आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएगा और दिल जो है वो सह होना शुरू हो जाएगा। तो ये इट्स ए कंप्लीट पैकेज जिसको आपने देखना है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बिकॉज आई एम, आई हैव अ पैराडाइम, मेरा एक फेथ का पैराडाइम है। मैं ये समझता हूँ कि जिंदगी जो है वो बगैर उसके नामुकम्मल ही रहनी है। आप जिस तरह मर्जी अप्रोच कर लें उसको, और मेरे पास तो कोई और रास्ता नहीं है। मैं आपको तकमील का वो रास्ता बता रहा हूँ जो मैंने समझा है, कि मुझे ये समझ में आती है बात की, दिस लाइफ वॉज क्रिएटेड एज अ टेस्ट। ठीक है जी। और इस टेस्ट में अल्लाह ताला ने डिवाइड किए हैं, एबिलिटीज को डिवाइड किया है, अपॉर्चुनिटीज को डिवाइड किया है, रिसोर्सेज को डिवाइड किया है, अपनी मर्जी से डिवाइड किया है, और उसमें तफरीक रखी है। ये खुद कुरान मजीद कह रहा है। ठीक है जी। उसमें तफरीक रखी है इसलिए ताकि एक इंटरडिपेंडेंस का निज़ाम वजूद में आए। आप उस इंटरडिपेंडेंस के निज़ाम को वजूद में लाने के बजाय एक दूसरे से हसद करके उनकी लेग पुलिंग करने लग पड़े, ये आपकी मर्जी है। आप उन डिफरेंसेस को, उस तफरीक को सिनर्जिस्टिकली यूज करें, ये आपकी मर्जी है। तो ये तो मौजूद है। हमें अपनी तरबियत करनी है। देखें, सोसाइटी एक हद तक तो हम कह सकते हैं, जिस तरह मैंने भी कहा, कि इसमें हमारी कंडीशनिंग हुई हुई है ये। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी कंडीशनिंग को अब बदल नहीं सकते। ये रिकग्नाइज कर लें कि मैं इस दुनिया में आजमाइश के लिए आया हूँ। इसके बाद आपकी जिंदगी की अप्रोच चेंज होनी शुरू हो जाएगी, एटीट्यूड्स बदलने शुरू हो जाएंगे। ये कहीं नहीं, सिर्फ कहीं नहीं, इस बात को वाकई माने, इस बात को वाकई अपनी जिंदगी में अप्लाई करके देखें कि मैं इस दुनिया में आजमाइश के लिए आया हूं। इसके बाद ये खत्म हो जानी है। यहां का नुकसान कोई परमानेंट नुकसान नहीं है, यहां का फायदा कोई परमानेंट फायदा नहीं है। यहां पे खुदा मुझे हर लम्हा अपॉर्चुनिटी दे रहा है बेहतर होने की। आपकी अप्रोच बदलनी शुरू हो जाएगी अगर इसको आप डाइजेस्ट करेंगे। नहीं, कहते तो सारे ही हैं। मैं लोगों से पूछता हूँ कि इसमें अल्लाह ताला याद है, कहते हैं अल्लाह ताला तो याद है, लेकिन बात यह कि ये तो बड़ा नुकसान हो गया ना। वो तो क्या करें फिर, अल्लाह मियाँ उससे ज्यादा नहीं याद। अल्लाह मियाँ अगर याद है तो फिर चले, 10 रुपए का नुकसान तो ठीक है, लेकिन करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, फिर तो खुदा नहीं उसको पूरा करेगा ना। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम। यानी वी से दोज थिंग्स, वो जो है ना, अगरचे वो बिल्कुल एक अलग कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन बात उसूली तौर पे बिल्कुल यही है कि लिमा तकूलून मा ला तफअलून। वो क्यों कहते क्यों हो जो करते नहीं। राइट सर, आपके इस जवाब में दो इंटरेस्टिंग पॉइंट थे, मैं चाहूंगा उन पे थोड़ी सी हम मजीद गुफ्तगू कर लें। एक, ये आपने कहा कि एक हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग बुनियादों में बैठे होते हैं और अल्लाह ताला उनकी मेहनत को भी ज़ाया नहीं करेगा। लेकिन ये बड़ी स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है वर्क प्लेसेस पे भी, ऑफिस में भी, या किसी भी प्रोजेक्ट में भी, अर्ज टू बी सीन, कि मेरी मेहनत भी देखी जाए। इसी वजह से एक जरा जेलसी और एनवी का फैक्टर आता है कि यार उसको तो क्रेडिट मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मैं भी लाइमलाइट में आऊं। दैट इज वेरी ट्रू जी। देखिए, जब आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशनल जो कल्चर है उसमें लोगों को वैल्यू दी जा रही होती है, तो आप ऑटोमेटिकली ये चाहते हैं दैट टू बी रेलिवेंट इन दैट सिनेरियो, इन इन दैट सिचुएशन, इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, आपके अंदर भी वो चीज हो।
और जब वो चीज़ आप पैदा करने की कोशिश करते हैं, देन यू वांट कि मुझे भी वो फिर लाइमलाइट मिले। देखिए असल में यही वो प्रॉब्लम है आपके अंदर। आपको अपने आप को डेवलप भी करना है, आपको अपने आप को बेहतर भी बनाना है, बट डोंट रिलाई कि मेरी मेरी हर मेहनत जो है वो रिकग्नाइज हो जाएगी। कई चीजें लोगों को दिखेंगी भी नहीं, आपकी मेहनत तो दिख ही नहीं सकती। मेरी बेटी के एक टीचर थे जो कहा करते थे कि मैं तो मेहनत पे नंबर देता हूँ, मैं पेपर पे नहीं देता ना, मेहनत पे देता हूँ। वो मुझे कहती, उनसे पूछती थी वो ये, आप मेहनत कैसे जानते हैं, मतलब हाउ कैन यू टेल, एक बच्चा आपके सामने आके ये कह रहा है कि मैं सारी रात जाग के पढ़ता रहा हूँ, ठीक है, तो क्या आप उसको नंबर दे देंगे? ये किस तरह की बात है? मेहनत तो मैं जान ही नहीं सकता, खुदा जानता है। एफर्ट को सिर्फ खुदा जान सकता है। आप कितनी एफर्ट करके यहाँ पे ये आपने काम किया है, कितना किया है, मैं नताइज तो देख सकता हूँ, इसीलिए तो मैं नताइज के ऊपर फोकस करने लग पड़ता हूँ अपने बारे में भी। रिकग्निशन भी एक नतीजा है ना। मैं जब ये चाह रहा होता हूँ कि मुझे रिकग्निशन मिले, तो असल में मैं उसके लिए जब मेहनत करता हूँ और वो नहीं मिलती, तो बेड़ा गर्क हो जाता है मेरे अंदर का। लेकिन अगर मेरा मसला ये बन जाए कि मैंने मेहनत इसलिए करनी है कि मैं डेवलप करूं, मैं यहाँ से तनख्वाह लेता हूं, इट डज नॉट मैटर वेदर पीपल रिकग्नाइज मी और नॉट, मुझे अल्लाह के हुजूर में जवाब देना पड़ेगा कि मैं तनख्वाह किस चीज की लेता था अगर मेहनत नहीं कर रहा तो। जब मैं अप्रोच ये कर लूंगा, अपने आप को उससे जोड़ें, क्योंकि यहां पर जैसे ही आप एक एक चीज को उठाएंगे, जिस तरह आपने ये मिसाल दी है ना, एक एक चीज को उठाएं इसी तरह से, मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर क्लोजर नहीं है। क्लोजर्स हो जाते हैं कभी कभी, इसलिए हम समझते हैं कि शायद हो ही जाएंगे, नहीं, क्लोजर नहीं है। आपके एक कॉलीग को रिकग्निशन मिल गई है, आपने उससे बढ़कर काम किया, आपको नहीं मिली, किधर आई क्लोजर? ले लें, क्लोजर जबरदस्ती ले सकते हैं, उससे जाके बात कर सकते हैं। अच्छा, ये आप बड़े आराम से हम कह देंगे कि बेइंसाफी हुई है, वी डोंट नो। यानी हम हमेशा मेरी राय के खिलाफ जब कुछ होता है, ये आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो ये कहेगा कि जी इंसाफ ये है कि ये हो, नहीं, इंसाफ वो है जो इंसाफ है। इंसाफ मेरे भी खिलाफ जाएगा। जब जब मैं इस जगह पे खड़ा हूंगा ना, तो फिर असल में मुझे पता चलेगा कि इट इज नॉट माई परसेप्शन विच इज द फाइनल थिंग इन दिस वर्ल्ड। इंसाफ वो है कि जो जो अदालत ने इंसाफ समझा है। खुदा राइट। ने भी इसी तरह, आपके बॉस ने क्या समझा है, किसको रिकग्निशन मिलनी चाहिए, उसने उसको दे दी है। वाई आर यू अज्यूमिंग कि वो एक बदनीयत आदमी है या वो बाइस्ड आदमी है? ये अजम्पशन क्यों कभी अपने, जब मुझे रिकग्निशन मिली, तो क्या मैंने उस वक्त भी ये महसूस किया कि मेरा बॉस बड़ा बाइस्ड आदमी है यार, मुझे रिकग्निशन दे दी, हालांकि ये ज्यादा मेहनती है? व्हाट इज, वाई आर वी सो सेल्फ सेंटर्ड इन एवरीथिंग? अपनी जजमेंट्स में थोड़ा सा उठ जाना चाहिए ना इससे। वो नहीं उठ पाते फिर हम, इसलिए क्योंकि हमारा जो सारा मोटिव होता है काम करने का वो रिकग्निशन हो जाती है। वो मत बनाएं। इस दुनिया में अगर आपने काम के अलावा बाहर का मोटिव बनाया तो आपको मायूसियों का सामना करना पड़ेगा। अंदर की मोटिवेशन से काम करें। राइट, और इसमें हम ये भी नहीं देखते कि जिसको रिकग्निशन मिल रही है उसने भी तो बहुत मेहनत की है, हम उसकी मेहनत पे नजर नहीं रखते। राइट, राइट, राइट। यानी मैंने तो 3 दिन रातें जाग के मेहनत की है, उसने जो 10 दिन की है वो मेरे सामने है नहीं ना, या उसने पूरा साल ही की है। नहीं, मतलब अगर मेरे पास एक स्टूडेंट आके ये कहे कि मैं सारी रात जागता रहा हूँ पढ़ने के लिए, मैं सोचूंगी तुम क्यों, इतने इतने सेल्फ इनडिसिप्लिन क्यों हो? व्हाई डिडंट यू वर्क हार्ड सिंस द बिगिनिंग? शुरू में क्यों नहीं काम किया, 1 घंटा भी करते तो हो जाता। राइट, और इसमें हम कितना अहम हो जाता है इस सारे सिनेरियो में ये याद रखना है कि हर नेमत हर महरूमी, ये दोनों चीजें एक इम्तिहान ही हैं, इसको एक इम्तिहान के लेंस से देखा जाए। अल्टीमेट अहम है जी, अल्टीमेट अहम है। अगर आप मेरे से ये जो सवाल है ना कितना अहम है, यानी हर चीज से बढ़कर अहम ये है कि याद रखें कि ये आजमाइश है नंबर 1, कि ये आजमाइश है, और ये आजमाइश आपको एक बड़ा मेहरबान खुदा इससे गुजार रहा है। इसमें इसका उसका मकसद आपको तकलीफ पहुंचाना महज नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी देना है ताकि आप जन्नत के ज्यादा करीब हो जाएं। जब आप इस पूरी बात को ज़हन में रखेंगे, और वो जानता है, मेरे से बेहतर जानता है, मेरी बेहतरी को मेरे से बेहतर जानता है, वो मेरे से ज्यादा हिकमत रखता है, वो मेरे से ज्यादा कुदरत रखता है। उसकी रहमत, उसका इल्म, उसकी कुदरत और उसकी हिकमत,
ये चारों जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये टोटली इन्वॉल्व है, एंगेज्ड हैं इस आजमाइश में। उसने किधर किसी का नुकसान होने देना है ताकि उसको अपॉर्चुनिटी मिले कि वो मेरे जन्नत के करीब हो जाए। उसकी हर एक्शन में जब तक कि इंसान अपने आप को टोटली इसका इसका नाअहल साबित ना कर दे, उसके हर एक्शन में, उसके हर फैसले में असल में ये चीज होती है कि मेरे बंदे जन्नत के करीब आ जाएं, दे शुड क्वालिफाई। ठीक है। वो जो ये बात है, इसको अगर मैं समझ लेता हूँ कि इस दुनिया की हर, जिस तरह आपने फरमाया, हर खुशी और हर महरूमी आजमाइश है, और उसकी तरफ से आजमाइश है जो बड़ा ही मेहरबान है। यानी वो अगर इस तकलीफ से गुजारना चाहते हैं तो वो, जिस दिन मेरी मैं जन्नत में, अल्लाह ताला मुझे इसका काबिल बनाए, जिस दिन क़यामत के दिन मैं, मुझे अल्लाह की नेमतें मिल जाएं और मेरे से पूछे, वो कहा ना, एक रिवायत में आता है, इस तरह की बात आती है, कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है कि ये कहा कि तुम्हारी जिंदगी मुश्किल थी, तो जन्नत में जाने वाला कोई भी ये नहीं कहेगा कि मुश्किल थी। वो कहेगा वो तो कुछ भी नहीं था, ये जो नेमतें मिल गई हैं इसके बाद तो कुछ भी नहीं था, वो तो मैं उसको 1000 गुना ज्यादा करने को तैयार था, इसके लिए कि पता ही नहीं था कि कितनी बड़ी नेमतें हैं। ये वाला एस्पेक्ट जो है, इसको समझ लें तो, कि मेरी जिंदगी हर लम्हा आजमाइश है, हर महरूमी, हर खुशी खुदा की तरफ से आजमाइश है, डायरेक्टली आजमाइश। यानी इवन द थिंग्स दैट आर कमिंग फ्रॉम माई बॉस आर रीचिंग मी बिकॉज गॉड इज अलाउइंग देम टू रीच मी। ये वाला एस्पेक्ट समझ लें। मेरे बॉस की जिम्मेदारी है उसने ठीक मामला करना है, उसने नहीं किया तो वो ही विल बी आंसरेबल फॉर दैट। यू नो, मुझे किसी ने ये कहा कि टैक्स पूरा नहीं, क्या जरूरत है इस तरह से करने की, बस क्या हम कुछ किसी तरह से बचा नहीं। मैंने कहा नहीं, जो जो लीगल सेटअप है उसके अंदर जरूर बचाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स करें जिस तरह से आप कर सकते हैं, जरूर बचाएं, लेकिन नहीं, बेईमान हुकूमत है। तो भाई, बेईमान हुकूमत की जिम्मेदारी आपने तो नहीं देनी, आपने अपनी बेईमानी का हिसाब देना है। मैंने अगर टैक्स बचाने में झूठ बोला तो मैं क्या करूंगा, ये कह के बच जाऊंगा कि बेईमान हुकूमत है? नहीं, बेईमान हुकूमत अपने कमल का जिम्मेदार होगी, और मैं जो बेईमानी कर रहा हूं इसका मैं जिम्मेदार होऊंगा। ठीक है ना? इतना, इतने क्लियर रखें कि ये इट इज अ टोटल टेस्ट ऑफ योर रिस्पॉन्सेज, कंप्लीट टेस्ट ऑफ योर रिस्पॉन्सेज। अल्लाह ताला मुख्तलिफ हालात दे के आपको आजमाएगा, बड़ी रहमत से आजमाएगा। ठीक सर, अब हम मूव करते हैं इस मर्ज के इलाज की तरफ। क्योर क्या है? तो अभी तक की जो आपकी पूरी गुफ्तगू थी, इसमें से मैंने 3 पॉइंट्स निकाले हैं। जो शुरू में आपने बात की थी कि एनवी को हम एडमिरेशन में कन्वर्ट करें, यानी कि हसद के जज्बे को रश्क में कन्वर्ट करें, लेकिन कैसे करें सर? यानी देखिए, हर चीज को रिफ्रेम कर सकते हैं हम। रिफ्रेम करने का मतलब ये होता है कि एवरीथिंग दैट इज क्रिएटिंग अ नेगेटिव इमोशन इन यू, वो असल में, उसको थोड़ा सा अगर आप बैलेंस कर रहे हैं, नेगेटिव इमोशन की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि उस वो दिल करता है कि दूसरे को गिरा दिया जाए। यानी ये जो बात है कि अगर मैं ठीक पैराडाइम से अप्रोच कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो ये देखें कि क्या वाकई ये कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में मुझे कोई ये वाली इमोशन फील करनी चाहिए। किसी के पास दौलत ज्यादा है, किसी के पास शोहरत ज्यादा है, तो मुझे इस पे कम महसूस करना चाहिए। इज दिस रियली समथिंग दैट आई वुड लाइक टू, यू नो, एनवी पीपल फॉर? जिम्मेदारियां हैं उसकी, वो पूरी करेगा, वो जिस तरह से पूरी करेगा उसको जवाब देना पड़ेगा उन पे। वाई डू आई वॉन्ट टू हैव दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज? सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला की, वो किसी ने कहा है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की बात है शायद, ये मिशकात की शायद एक रिवायत थी जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम अगर मांग के लोगे ना, अगर तुम हासिल करने कोशिश करके लोगे, यानी मैंने एक मनसब हासिल किया है, तो फिर तुम पर कोई वो इतनी सख्त तुम्हारे ऊपर आजमाइश पड़ेगी कि तुम शायद मुश्किल है कामयाब हो सको। लेकिन अगर तुम्हें खुदा की तरफ से मिल जाए तो फिर अल्लाह ताला की मदद भी मिलेगी। तो आप मेहनत करें, आप मेहनत करें, उस तक, उससे आगे बढ़ने की भी कोशिश करें। डोंट हैव अ, मतलब ये समझ लें कि समथिंग दैट यू आर एस्पायरिंग फॉर इज समथिंग दैट यू शुड वर्क फॉर, बजाय इसके कि दूसरे को कमतर समझें, उसकी आजमाइश जानें, अपने लिए उसमें मेहनत करें। आई थिंक ये रिफ्रेमिंग है, इसको रिफ्रेमिंग, पॉजिटिव रिफ्रेमिंग कहते हैं, यानी कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पॉजिटिव रिफ्रेमिंग ये होती है कि जो चीज आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा कर रही है, उस चीज को, मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर ये बात कि मैं एंजाइटी का शिकार हो जाता हूँ। हम्म, मैं, मेरा आपके साथ जिस दिन डॉक्टर उमर के साथ इंटरव्यू होता है तो मैं शदीद एंजाइटी का शिकार होता हूँ। मैं, ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि वो एंजाइटी
ओवर द लिमिट होती है। ठीक है, लेकिन एक एंग्जाइटी वो है, एक स्ट्रेस वो है जो मेरे से काम करवाता है। ठीक है। लाइकवाइज किसी की एडमिरेशन जो है वो मुझे बेहतर बना सकती है। यानी दुनिया में हम एक दूसरे को देखकर सीखते भी तो है ना। इसी तरह से किसी को मैंने एडमायर किया कि यार वो बड़ा अच्छा लिबास पहनता है, आई कैन ड्रेस माई सेल्फ बेटर, बिकॉज बजाय से ही मैं सोचता हूँ कि अच्छा उसके लिबास में मैंने इंक फेंक देनी है, ये सोचने के बजाय मैं ये क्यों ना सोचूं कि मैंने भी उस जैसा लिबास कोशिश करनी है पहनने की, या अपने आप को साफ सुथरा रखना है। तो ये आपके लिए एक अच्छा अच्छा रिफ्रेम हो सकता है इसको, कि मैं जिस चीज के बारे में एनवियस हूं उसको मैं थोड़ा सा जरा कूल डाउन को टोन डाउन करके तो अपने लिए टारगेट सेट करने का बायस बना लूं। ये मतलब है इसका। ठीक। और सर दूसरा इलाज जो हमारी आज की गुफ्तगू में सामने आया था वो था ग्रेटिट्यूड, अपने अंदर शुक्र के जज्बात को लाया जाए। राइट, राइट। यानी आपको जो कुछ मिला हुआ है वो कोई ऐसा नहीं कि वो यू हैव अर्नड इट। जो कुछ मिला हुआ है, यहाँ तक कि बेसिक चीजें जो हैं आपकी, आप इधर बैठ के बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, आप तक मेरी आवाज आ रही है, इसलिए आ रही है क्योंकि अल्लाह ताला मुझे इजाजत दे रहा है कि मेरी आवाज निकले। यानी एक लम्हे में खत्म हो सकती है ये चीज। इस चीज को समझना, ये बात के प्रोसेसेस हैं जो ठीक काम कर रहे हैं। आप तो डॉक्टर हैं मतलब, यानी विदाउट दोज प्रोसेसेस वर्किंग अप्रोप्रिएटली मैं इधर बैठ के इतने आराम से बात ही नहीं कर सकता। और वो मुझे बिल्कुल अननोन ऑटोमेटिकली कर रहे हैं, वो चलते चले जा रहे हैं, इतनी बिजली सर्फ कर रहे हैं वो मेरे अंदर की कि जिसका हिसाब बेहदो हिसाब। ठीक है जी। लेकिन विदाउट एनी प्रॉब्लम दे आर वर्किंग। तो इस चीज के बारे बिकॉज दे आर वर्किंग, इसको मैं लोगों को बताता हूँ, इसको कहते हैं हेडोनिक हेडोनिक एडेप्टेशन। हेडोनिक एडेप्टेशन ये होती है कि आदमी जो चीजें वर्क करे ना, मिसाल के आप पानी पीते हैं, पानी पानी इतना नॉर्मली अवेलेबल है कि वो उसकी उसकी नेमत होने का एहसास ही खत्म हो जाए। ठीक है। आपका दिल धड़क रहा है, आप जी रहे हैं, ये बात, यानी आप इतना अनकॉन्शियसली जी रहे हैं, आपको ये पता ही नहीं चलता कि मैं जी रहा हूँ और कितना कुछ चल रहा है उसके लिए। ठीक है जी। हाउ मेनी थिंग्स वर्क, मैं 500 लीटर ऑक्सीजन के रोज कंज्यूम कर जाता हूँ, एंड आई डोंट केयर। ठीक है जी। ये ऑक्सीजन को पैदा हो रही है, यानी ऐसा नहीं कि अवेलेबल है कोई बहुत बड़ा डंप लगा हुआ है ऑक्सीजन का। इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड थ्रू दिस दिस होल लाइफ। तो ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड के नतीजे में आपको ये एहसास पैदा होता है कि मैं जो कुछ हूँ वो भी खुदा के रखने से हूँ। तो बजाय इससे कि मैं अपनी कमियां देखता रह जाऊं और उनके ऊपर फ्रेट करता रह जाऊं, आई शुड स्टार्ट लुकिंग एट व्हाट आई हैव एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट, बिकॉज आई डोंट डिजर्व दैट। ठीक है जी। मैंने कोई डिजर्व नहीं, कोई मजदूरी नहीं की अल्लाह ताला से कि मुझे जिंदगी दे और वो बाउंड है। नहीं, उसने रहमत से दी है, मुझे उसको उसकी अमानत समझ के बेहतरीन यूटिलाइज करना है। और इसी सिलसिले में यही ग्रेटिट्यूड है कि जो ये खुदा के फैसलों को मानने की तरबियत अपनी करने की कोशिश की जाए। ये खुदा के फैसले हैं, इसका घर बड़ा है, ये खुदा का फैसला है। ठीक है जी। मुझे मुझे अगर अल्लाह ताला ने इस लेवल का घर दिया है तो इसलिए क्योंकि मेरी ये आजमाइश है। मैं अभी इससे बढ़कर आजमाइश, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि इससे बढ़कर आजमाइश। जब भी कभी आपको दिल करे ना कि मेरे पास बहुत हो, तो सोचें पहले कि ये मैं ये चाहता हूं एक्चुअली कि मुझे बहुत सारी चीजों में अकाउंटेबल करार दिया जाए, बहुत सारी चीजों, इतनी कि जिनके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता आज। आई डोंट वांट दैट। नहीं, अल्लाह ताला मुझे उतना दे जिनका मैं जवाब देने के काबिल हो सकूं, क्योंकि मेरी जवाबदेही मेरी हर रिसोर्स पर हो जानी है। राइट सर, बड़ी खूबी से आपने बताया कि किसी भी चीज़ पे हमारा इस्तेकाक नहीं है। तो तीसरा और आखिरी इलाज जो हमारी गुफ्तगू में सामने आया था वो था कि सेल्फ अवेयर हों और अपनी सेल्फ स्टीम को बढ़ाएं, अपनी सेल्फ वैल्यू को बढ़ाएं। राइट। यानी ये ठीक। जो बात है कि मैं अपनी सेल्फ वर्थ को उस चीज पर रखूं कि जो मेरी है, इसको ध्यान में रखें। यानी अब आप जो मैं अभी हमने सारी बात की है वो उसको उसका निचोड़ निकाल लें। यानी इस दुनिया में आपको जो कुछ मिला हुआ है ना, वो तो है आजमाइश के लिए अल्लाह ताला ने बांटा हुआ है। ठीक है। देयर इज ओनली वन थिंग दैट यू हैव विच इज योर्स, जो कि आपको इस दुनिया में भी उतनी मिलती है जितनी आप डिजर्व करते हैं, इस दुनिया में भी उतनी मिलती है। और वो ये है कि मैं अल्लाह की बंदगी कितनी करने को कहूँ। यानी मैं मेरी सेल्फ स्टीम इसमें है कि मैंने अपने प्रिंसिपल्स के आगे कितना सर झुकाया, अपने खुदा के आगे कितना सर झुकाया। ठीक है जी। दिस इज व्हाट गिव्स मी माय वर्थ, बिकॉज एवरीथिंग एल्स दैट आई हैज बीन गिवन टू मी एज अ पार्ट ऑफ माय टेस्ट, और उस पर मुझे जवाब देना है, इस पर मुझे रिवॉर्ड मिलना है।
असल में सिर्फ ये चीज है जिस पर मुझे रिवॉर्ड मिलना है, और कुछ नहीं है। मुझे इस पर रिवॉर्ड नहीं मिलना कि तुम अपना कितना पीछे बैंक अकाउंट छोड़ के गए थे। मुझे इस पर रिवॉर्ड नहीं मिलना कि तुम्हारे पास कितने एकड़ जमीन थी और कितना तुम उसमें कमा रहे थे, और इस पर कुछ नहीं मिलना। ये तो खुदा की दिए हुए है, इस पर तो हिसाब होना है। लेकिन ये बात कि तुमने जब मौका आया तो सच बोला था, इस पर मुझे रिवॉर्ड मिलना है। अपना नुकसान उठा लिया था। मेरी वर्थ इसमें है दैट आई हैव माई प्रिंसिपल्स टू गाइड मी, आई हैव माई गॉड टू गाइड मी, एंड आई एम विलिंग टू टेक गाइडेंस फ्रॉम देम। ये है मेरी वर्थ। इधर से मेरी वर्थ अगर आ रही है तो इसका मतलब है कि वो ठीक जगह से आ रही है, बिकॉज दिस इज वट आई एम अर्निंग इन लाइफ ऑन माई ओन, खुदा की रहमत से, खुदा की तौफीक से। बट दिस इज वॉट आई एम डूइंग, ये मेरी जिंदगी में कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये सब कुछ तो मुझे मिला हुआ है। अकल मिली हुई है, आंखें मिली हुई हैं, कान मिले हुए हैं, ये सब कुछ तो मुझे मिला हुआ है। इस पर मैंने अपनी वर्थ बना ली, तो जिस दिन कान खुदा ना खास्ता कट गया किसी हादसे में, उस दिन वर्थ खराब हो जाएगी? नहीं, कुछ नहीं होगा। ठीक है जी। मेरी वर्थ खराब होती है सिर्फ और सिर्फ इससे कि यार मेरे मैंने अपने प्रिंसिपल्स को कितना तोड़ा, अपने प्रिंसिपल पे कितना जिया। दिस इज व्हाट मेक्स मी अ सेल्फ रिस्पेक्टेबल पर्सन। सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ताल्लुक है, सेल्फ एस्टीम भी है, और सेल्फ वर्थ भी इधर से आनी चाहिए। अगर इधर से नहीं आ रही तो आप असल में उस चीज से वर्थ ले रहे हैं जो असल में आपने कमाई नहीं, जो आपको दी गई है, और कभी भी ली जा सकती है। राइट सर, अभी तक हमने एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट से जेलसी और एनवी पे गुफ्तगू की और आपने बड़ी खूबी से हमें सब कुछ समझाया। अपनी आज की निशिस्त का इख्तिताम डायसेक्टिंग कोट सेगमेंट की कोटेशन पे करेंगे। और ये मेल्की मैकॉर्ड की कोट है। वो कहती हैं कि रिजेंटमेंट इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड वेटिंग फॉर द अदर पर्सन टू डाई। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात है ये, जबरदस्त बात है जी। एब्सोल्युटली राइट। एंड आई टोटली आई हैव, ये तो ऐसी जबरदस्त बात है, इससे क्या आदमी कहे। बहुत ही खूबसूरत बात है ये। यानी एक आदमी अपने गुस्से में इतना वो कुड़ कुड़ के मैं लोगों को ये समझाता रहता हूँ कि एक तो दुनिया की तरफ से आजमाइश आती है, और बाकी टॉर्चर हम अपने आप को खुद कर लेते हैं। यानी और वो जो टॉर्चर हम खुद करते हैं उसका इलाज करना जरूरी है। तो इसलिए ये रिजेंटमेंट्स लेकर जाना जिंदगी में, या रिजेंटमेंट्स रखना जिंदगी में अपने दिलों में, ये बेसिकली इसका मतलब ये है कि किसी ने बहुत ज्यादती कर दी आप पे, और आप कह रहे हैं कि बाकी ज्यादती मैं खुद कर लूंगा। तुमने एक चोट मारी है, बाकी मैं अपने आप को कत्ल ही कर दूंगा। आई डोंट केयर, बिकॉज यू हिट मी, therefore I am going to hurt myself more. That is a beautiful quote. What a wonderful quote. माशाल्लाह जी। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आइंदा एक नए मौजू के आपका साथ बहुत आपकी शुक्रिया। खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल इंशाल्लाह। रखिएगा। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह, थैंक यू जी, थैंक